मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक से जो प्रश्न उत्तर है उनको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन चल रहा है बाबा जी का, मानव धर्म क्या है और मत क्या है। इसमें पेज नंबर 157 का जो पहला पैरा है वहां से शुरू कर रहे हैं। मानव परंपरा के लिए हर मानव में इतनी बड़ी संपदा समाहित ही है, संभावना समाहित है ही। प्रमाण हर आदमी की इच्छा है, आवश्यकता है और उत्सव के आधार पर है। यदि एक व्यक्ति में ही यह गुण आता है व्यवस्था का, और अन्य व्यक्तियों में यांत्रिकता की तरह चलता रहता है, तो सब में सुखी होने की इच्छा आवश्यकता नहीं बनती। तो कल बाबा जी बता रहे थे व्यवस्था की बात। तो व्यवस्था के लिए बाबा जी बता रहे थे कि अपने त्वय सहित होना ही व्यवस्था है। तो अब चूंकि हम मानव है और मानव का त्वय है वो है मानवत्व, तो मानवत्व ही हमारा स्वत्व है, वैभव है। और अगर हमारा स्वत्व हमें मिलता है, हमें त्वय मिलता है, तो हमारी खुशहाली निरंतर बहने लगती है। बाबा जी ने इस खुशहाली को महसूस किया है, इस खुशहाली में वो जिए हैं। मानवत्व मानव का स्वत्व है, उसे छोड़कर कहीं भाग नहीं पाएगा। बाबा जी उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मानव परंपरा के लिए हर मानव में इतनी बड़ी संपदा समाहित है। कौन सी संपदा? ये त्वय वाली मानवत्व समाहित है। प्रमाण हर आदमी की इच्छा है, आवश्यकता है और उत्सव के आधार पर है। यानी हर आदमी प्रमाणित होना चाहता है। वैसे अगर हम देखें तो आदमी में प्रमाणित होने वाला जो पक्ष है वो जीवन पक्ष है। यदि एक व्यक्ति में यही गुण आता है, यानी एक आदमी जो है वो प्रमाणित होता है और बाकी लोग व्यवस्था में या यांत्रिकता में लगे रहते हैं, तो सब में सुखी होने की इच्छा आवश्यकता नहीं बनती। क्या समझा रहे बाबा जी? इसको समझना पड़ेगा कि जो आदमी सुखी होना चाहता है वही अपनी व्यवस्था को पहचानेगा और वही व्यवस्था की तरफ बढ़ेगा, वही प्रमाण प्रस्तुत करेगा। अब बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, कई बार ये सवाल आता भी है और तुम बच्चों ने भी, श्याम ने एक बार पूछा ही है कि सर ये समझदारी हम तो चलो मान लीजिए समझ गए, लेकिन बाकी जनता का क्या? बाकी क्या करेगी? क्या वो इसी प्रकार भ्रम में रहेगी? तो भैया यहाँ बाबा जी कहते हैं कि ये एक जन्म का कार्य नहीं है। मानव जिस हालत में अभी पहुंचा है, मानव की जो अभी दुर्गति हो रही है, इसके लिए मानव ने सालों साल परिश्रम किया है। अपनी बदहाली के लिए मानव ने जो परिश्रम किया है, यानी जो भ्रम में आकर जो कार्य व्यवहार किया है, उसी का ये फल परिणाम है। तो ये एक ही पल में जाने वाली वस्तु तो है नहीं, और हर कोई समझदार हो जाए इसकी मुझे गारंटी लेनी नहीं है। मुझे अपनी गारंटी लेनी है। मुझे समझना है, मुझे समझदार होना है, मुझे प्रमाणित करना है। अगर एक बार मैंने प्रमाणित कर दिया तो मुझे देखकर हो सकता है मेरे परिवार के लोग, समाज के लोग, मित्र या अन्य लोग जो मुझसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं वो प्रभावित हो। कोई न कोई गद्दी पर बैठा रहता है, उसे भी सुख, स्वराज्य और स्वतंत्रता नहीं मिलती। गद्दी की ओर ताकने वालों को, देखने वालों को भी सुख, स्वराज्य नहीं मिलता। इस विधि से पता लगता है कि अभी तक हम सभी खाली हाथ हैं। इस रिक्तता को पाटने के लिए हर मानव में चेतना, विकास, मूल्य, मानवत्व सहित जीना ही विकल्प है।
मानव जागृत होने के लिए मानवीय शिक्षा ही विकल्प है। इसका प्रयास हमने किया है, खुशहाली के लिए किया है, किसी का उपकार करने के लिए, एहसान लादने के लिए नहीं किया। हम बोधपूर्वक यानी अनुभव का बोध होने के आधार पर, अनुभव प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता का बोध बुद्धि में होता है, बुद्धि का परिवर्तन होता है, उसी का नाम है संकल्प। संकल्प के आधार पर हमने अभिव्यक्ति संप्रेषित होने की इच्छा होती है, प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है। हम प्रमाणित कर देखा ये सबके लिए जरूरी है, ऐसा जानते हुए आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो अब बाबा जी क्या बता रहे भैया, इसको समझना पड़ेगा कि मानव में प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती ही है। इसे बाबा जी ने स्वयं में देखा है। बाबा जी ने इसको स्वयं में देखा है, क्योंकि बाबा जी भी प्रमाणित करना चाहते थे और उन्होंने प्रमाणित किया भी। तो हर मानव प्रमाणित करना चाहता है, हर मानव में प्रमाणित करने की इच्छा है। इसलिए बाबा जी ने ये जीवन विद्या योजनाएं बनाई है। 3 योजनाओं की बात बाबा जी ने पहले भी की थी इस पुस्तक में। 3 योजनाएं हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर बाबा जी कर रहे हैं। तो क्या कह रहे बाबा जी कि अभी तक कोई भी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो गद्दी पर बैठा है यानी किसी ऊंचे पद पर है, और दूसरा जो किसी गद्दी पर नहीं बैठा, इन दोनों को अभी तक सुख, स्वराज्य और स्वतंत्रता नहीं मिली। अभी तक दोनों खाली हाथ ही बैठे हैं। तो ये जो खाली हाथ बैठे हैं, ये जो रिक्तता है जिसको भरना है, इसको किससे भरा जा सकता है? इसको मानवीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा से भरा जा सकता है। मानव जागृत होने के लिए मानवीय शिक्षा ही विकल्प है। मानव जागृत कैसे होगा? जागृत होने का मतलब समझदार कैसे बनेगा? तो मानव जागृत होगा मानवीय शिक्षा से, चेतना विकास मूल्य शिक्षा से। यही प्रयास हमने किया, इसको खुशहाली से देखा है हमने, किसी पर उपकार करने के लिए नहीं। बाबा जी कह रहे हैं कि हमने जो प्रयास किया है, ये जो पुस्तकें लिखी है, जो अध्ययन का मार्ग जो बताया है, ये मैंने किसी पर एहसान करने के लिए नहीं बनाया है। ये बोधपूर्वक यानी अनुभव का बोध होने पर बुद्धि का प्रावर्तन होता है, उसी का नाम संकल्प है। तो बाबा जी यहाँ पर जीवन की जो क्रियाएं हैं उसे बता रहे हैं। बुद्धि में बोध होता है, बोध के सामने संकल्प होता है, संकल्प से वितंबरा होती है। ये 4 चीजें, 3 चीजें हैं, इनको इनलाइंड किया बाबा जी ने। तो क्या बता रहे बाबा जी कि बोधपूर्वक यानी अनुभव का बोध होने पर बुद्धि का परिवर्तन होता है, उसी का नाम संकल्प है। तो बोध होने पर बुद्धि में जो परिवर्तन होता है उसी को संकल्प दिया। संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प को भी समझना पड़ेगा। तो जब मैं संकल्प को देख पा रहा हूं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भी घर पे हम कोई हवन या पूजा कराते हैं तो पंडित जी हाथ में ऐसे कुछ डाल के उसके ऊपर से हाथ पे कलावा बांधते और संकल्प कराते हैं कि मैं इस यज्ञ की संपन्नता करूंगा, इस यज्ञ को पूरा करूंगा और फिर आचार्य को पैसे दूंगा, उसकी दक्षिणा दूंगा। ये जो यज्ञ है, ये जो हवन है, मैं अपने परिवार की सुख सुविधा शांति के लिए कर रहा हूं। तो इस प्रकार के संकल्प हमारे को दिलाए जाते हैं। तो बाबा जी यहाँ किस प्रकार के संकल्प की बात कर रहे हैं? यह संकल्प की बात कौन सा संकल्प है? बुद्धि में बोध का संकल्प, कि बुद्धि में बोध होगा, मुझे बुद्धिमान बनना है। संकल्प के आधार पर हम अभिव्यक्ति संप्रेषित होने की इच्छा होती है। तो जब मेरी बुद्धि में बोध होता है, तो इस बुद्धि में बोध जो हुआ उसी के आधार पर मैं व्यक्तियों के सामने अभिव्यक्त होता हूं। मेरी जो प्रतिभा है, मेरा जो ज्ञान है, वो संप्रेषित होता है मेरे आचरण के द्वारा अन्य लोगों में। प्रमाणित करने की प्रवृत्ति बाबा जी ने पहले बताई है। तो बाबा जी 3 योजना यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों, क्योंकि हर मानव प्रमाणित होना चाहता है। तो प्रमाणित होने के लिए क्या बता रहे हैं बाबा जी?
3 योजनाएं बता रहे। पहली योजना जीवन विद्या योजना, जिसमें चिंतन से प्रारंभ कर संकल्प तक जीवन क्रियाओं को स्पष्ट किया है। जिसको संकल्प हुआ उसके अनुसार जीने की कला के लिए स्वाभाविक रूप से चित्रण होता है। अब से पहले संवेदनाओं के आधार पर जीने के लिए चित्रण हो रहा था। अब उसके स्थान पर प्रामाणिकता पूर्वक जीने की कला के लिए चित्रण होना आरंभ होता है। इसका स्वरूप है उपकार विधि। उपकार विधि से जब हम अपनी सामान्य आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को चित्रित कर लेते हैं तो उस समय यही निकलता है कि हम स्वयं स्वायत्त के रूप में समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए रहते हैं। तभी हम उपकार करने योग्य होते हैं। मेरी योग्यता को हम कहीं छुपा नहीं पाते। ऐसी योग्यता को हम कहीं छुपा नहीं पाते। वह स्वाभाविक रूप में उपकार के लिए नियोजित होती है। इस उपकार विधि से हमारी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जा रही है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं अभी? ये चित्रण से आगे जो साक्षात्कार था, उसी साक्षात्कार की तरफ बाबा जी हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि पहले प्रयास में जीवन विद्या योजना है, जिसमें चिंतन से प्रारंभ करते हैं। तो ये जो साक्षात्कार है, जब हम अनुभव मूलक विधि से चलते हैं, यानी जब हम 10 क्रिया में जी लेते हैं, बुद्धि में बोध हो जाता है और आत्मा व्यापक में सहअस्तित्व का अनुभव कर लेती है, तो अब आत्मा का जो अनुभव है वो अनुभव अपना प्रमाण चाहता है। प्रमाण कैसे होगा? बुद्धि में जो बोध है उस बोध से संकल्प, और संकल्प से जो अभी मेरा जो साक्षात्कार था, अभी साक्षात्कार हटके यहाँ पे चिंतन आ जाएगा। अब चिंतन में क्या होगा? जो पहले मेरे जो चित्रण मन में बने हुए थे, चित्त में जो चिंतन बने हुए थे, चित्रण जो बने हुए थे, वो अभी भ्रमित अवस्था के चित्रण थे। अब चूंकि मैंने समझकर, ज्ञान को समझकर, सही को समझकर मैंने 10 क्रियाओं को पूरा किया, 10 क्रियाओं में जो मुझे अनुभव हुआ उसको प्रमाण करने के लिए बुद्धि में संकल्प हुआ, संकल्प में से चिंतन हुआ, और चिंतन से क्या हुआ? जो मेरे चित्रण पहले के बने हुए थे वो चित्रण धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब वो जो चित्रण थे वो व्यवस्था रूपी चित्रण हो जाते हैं। वो चित्रण न्याय धर्म सत्य वाले हो जाते हैं, सही वाले हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? हम में एक जीवन की कला जो है वो आती है। अब उसके स्थान पर प्रामाणिकता पूर्वक जीने की कला के लिए चित्रण होना। पहले जो चित्रण हो रहे थे वो किस पे थे? वो आस्वादन पे थे। आस्वादन भी कौन सा था? और जो तुलन की जो दृष्टि थी वो कौन सी थी? पहले प्रिय हित लाभ वाली थी। अब दृष्टि चेंज हो रही है। तो ये जो क्या हो रहा था, ये जो चित्रण मेरे चेंज हो रहे हैं, ये क्या है? ये उपकार विधि का स्वरूप है। उपकार विधि से हम अपनी सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को चित्रित करते हैं। अब उपकार विधि की बात हो रही है, तो उपकार विधि से क्या होता है? मेरी जो आकांक्षाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो सीमित होना शुरू हो जाती है। उस समय यही निकलता है कि हम स्वयं स्वायत्त रूप में समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए रहते हैं। उपकार विधि में हम कब आते हैं? उपकार विधि में जब हम तब आते हैं जब हम अपने आप में पूरे हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, जब मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक वस्तु है, जो समृद्धि का भाव है, उसमें जब मैं दूसरों को देता हूं, यही उपकार है। तभी हम उपकार करने योग्य होते हैं। ऐसी योग्यता को हम छिपा नहीं सकते। यानी जब मैं समाधान समृद्धि के साथ जीता हूं तो स्वतः ही मुझसे अपने आप ही मेरे स्वभाव में उपकार करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस उपकार विधि से हमारी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती है।
अभी क्या है, हमारी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं, समझकर जो हम हैं, चित्रण, चित्रण से साक्षात्कार, साक्षात्कार से संकल्प, और संकल्प से जब हम बोध की तरफ जाते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारी बहुत सारी जो चित्रण है, जो बहुत सारी जो जरूरतें हैं, वो हमारे को सीमित होती हुई दिखाई देती है। इस सूत्र में आवर्तनशील अर्थशास्त्र स्वयं समाहित है, समीचीन है। किस सूत्र में? कि उपकार विधि से हमारी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती है। तो इसमें आवर्तनशीलता है। आवर्तनशीलता क्या है? एक पौधे से लेकर, एक बीज से लेकर जब एक पौधा बनता है, वापस बीज बनता है और पौधा फिर अपनी आयु पूरी करके मिट्टी मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम एक पूरी साइकिल। ये आवर्तनशीलता है। इस आवर्तनशीलता में हो क्या रहा है? जमीन से पौधे निकल रहे हैं, पौधे के लिए जो उर्वरक है या पोषक तत्व वो जमीन से मिल रहे हैं, और पौधा जो पेड़ है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके वापस मिट्टी को फिर से ज्यादा उपजाऊ बना देगा। तो ये एक व्यवस्था थी ही कि जो मिट्टी है उसको ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाया जा सके। और ये होता भी, जिस प्रकार हम गेहूं की एक दाना जमीन पे डालते हैं तो उससे जो एक पौधा निकल के आता है गेहूं का, उस पे 50 दाने होते हैं। तो इससे क्या होता है, जमीन मानव को ज्यादा करके देती है। तो अब क्या है, जो पूरा का पूरा जो उस गेहूं का जो पौधा था, वो वापस जमीन में जब जाता है, जमीन में मिलता है, तो जमीन को और भी ज्यादा पोषित करता है। तो यहां से एक चैन चलती है, एक आवर्तनशीलता चलती है कि मैंने 1 किलो अनाज लगाया, उससे मुझे 100 किलो अनाज हुआ। उसमें से मैंने 90 किलो का साथ में रखा और 10 किलो को एक साथ में रखा, ये अगली बार बोने के काम आएगा। लेकिन उसके बाद जो 90 किलो है वो उसकी आवश्यकता से ज्यादा है, वो चाहे तो उसका दूसरों को खाने के रूप में उपकार विधि से, इसमें पैसा नहीं मांगेगा वो, उपकार विधि से या तो किसी और को उगाने के लिए दे सकता है उसमें से कुछ हिस्सा, या किसी और को खाने के लिए दे सकता है। लेकिन इससे पहले क्या है, सबसे पहली बात जो पिछले पेज पर भी आई है, आवश्यकता है सीमित हो जाना। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है। और सीमित करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पेट पर पट्टी बांध ले। पेट पर पट्टी बांधने का मतलब है कंजूसी करना। ये नहीं कि अपनी आवश्यकताओं में कंजूसी करेगा, बल्कि सही सही मेरी कितनी आवश्यकता है। अब अपने आप में स्विम में देखिए, अभी सर्दियां आ गई हैं, अगर मैं देखूं, मैं हर रोज एक स्वेटर या जर्सी जैकेट निकालूं या एक वोलन टी शर्ट निकालूं, तो सर्दी के मौसम में मैं एक कमीज मिनिमम 2 दिन पहन सकता हूं। जो ऊपर जैकेट या स्वेटर है वो हफ्ता भर पहन सकता हूं। तो अभी देखा जाए तो मुझे कितने स्वेटर की जरूरत है? अगर मैं हफ्ते में एक स्वेटर को 3 दिन ही पहनता हूं, 2 दिन पहनता हूं, तो मुझे एक हफ्ते में 3 टी शर्ट, कब? जब मैं संडे टू संडे वॉश करता हूं, मोर देन सफिशियंट है। तो मेरी आवश्यकताएं सीमित हो गई। तो अब क्या है, मेरे पास अगर कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं या कुछ और भी सामान, तो मैं उसको दूसरों को दे देता हूं। यह उपकार विधि से भी काम हो रहा है कि मेरी आवश्यकताएं सीमित हो गई, तो मेरे पास जो ज्यादा था वो दूसरे को दे रहा हूं। यह दूसरी तरफ से देख पा रहा हूं मैं कि मेरी आवश्यकताएं जितनी थी 3 टी शर्ट की और 3 पैंट्स की, वो कंप्लीट हो गई है, सीमित हो गई है। तो अब मेरे पास संसाधन ज्यादा है। मेरी इनकम ज्यादा थी, क्योंकि उसी इनकम से मैं 6 जोड़ी 7 जोड़ी कपड़े लेता था, हफ्ते में हर रोज चेंज करके जाता था। अब मैंने क्या कर दिया, अब उसी से मैंने 3 कम कर दिया। तो जो बाकी का जो 3 का पैसा बना, वो उपकार विधि से किसी अन्य कार्य में काम आएगा। उपकार विधि से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मानव की जब आवश्यकताएं सीमित होती है, चाहे वो सामान्य आकांक्षा है या महत्वाकांक्षा है, जो वो सीमित हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मनुष्य समझ रहा है, मनुष्य को ज्ञान हो रहा है, मनुष्य आगे बढ़ रहा है। तो इस सूत्र में आवर्तनशील अर्थशास्त्र स्वयं समाहित ही है, समीचीन है। मनुष्य उसे समझ सकता है, जागृति के बाद समझ में आता ही है। इस ढंग से
आवर्तनशील अर्थव्यवस्था के साथ अर्थ यानी तन, मन, धन। हम धार्मिकता, धर्म नीति में व्यवहार, उत्पादन, व्यवस्था नियोजित हो जाते हैं। शिक्षा में नियोजित करते ही हैं। इस ढंग से मनुष्य को सभी ओर से नियोजित करने का अवसर बना ही रहता है और उन अवसरों को नियोजित करने की विधि स्वयं स्फूर्त आती है। अभी देखो भैया, पहले तो मेरी आवश्यकताएं जो थी वो सीमित हो गई। दूसरी बात, जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा अर्थ है यानी जो मेरी संपत्ति है, संपत्ति के रूप में मैं देख पा रहा हूं तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कोई एक मकान है, कुछ संपत्ति, कुछ पैसे हैं। दूसरी संपत्ति है मेरा ये तन और तीसरी संपत्ति मेरा मन। तो तन, मन, धन, इनका मैं क्या करने लगूंगा? सदुपयोग। तो इसमें क्या बता रहा है कि हम ढंग से आवर्तनशील अर्थशास्त्र के साथ हम धार्मिकता यानी धर्म नीति में क्या है? इनकी सुरक्षा है। इनकी सुरक्षा है कि जो हमारा तन, मन की, धन जो है, इसकी सुरक्षा, इनकी बात कर रही है। तो धार्मिकता, धर्म नीति में व्यवहार, उत्पादन, व्यवस्था, ये सब नियोजित हो जाते हैं। आवर्तनशील अर्थशास्त्र में जो नियोजन हो रहा है, पहले क्या हो रहा था? अभी उसका दुष्प्रयोग हो रहा था। अब क्या हो रहा है? नियोजन हो रहा है। तो इस नियोजन से क्या होता है? शिक्षा में नियोजित करते हैं तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हम कहां पर? उपकार विधि से शिक्षा में नियोजित कर रहे हैं। इस ढंग से मनुष्य को सभी की ओर नियोजित होने का अवसर बन जाता है। अच्छा, फिर ये भी नहीं है मनुष्य एक ही तरफ नियोजित होता है, मनुष्य कई तरफ नियोजित होता है और सारे जो नियोजन है वो व्यवस्था के अर्थ में ही है। अगले पैरे में बता रहे बाबा जी, सुविधा संग्रह की जगह आवश्यकताओं की सीमितता है। समझने वाली क्या चीज है? समझने वाली चीज ये है कि मेरे पास धन, संपत्ति या पैसा है तो मैं इससे वस्तु को खरीद खरीद के घर में जमा कर दूं, ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि मैं सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को समझूं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझता, यही कारण है कि मनुष्य ने बहुत सारी ऐसी जगह अपने पैसों को खर्च कर दिया है जहां उसकी जरूरत है ही नहीं। अगर मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मैं गैजेट फ्रेंडली हूं। मार्केट में भी नया गैजेट आता था, मुझे उसका रखने का बड़ा शौक था। अभी भी मैं अपने, अगर आपको कलेक्शन को दिखाऊं तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मैंने आज तक मुश्किल से 1 या 2 बार यूज की है, बाकी ऐसे रखी हुई है। मेरे पास अभी एक कैमरे पे स्टैंड लगा हुआ है, 2 कैमरे सेपरेट, जो उसके स्टैंड है वो सेपरेट रखे हुए, अलग अलग साइजेज में। उनका प्रयोग, अब ये एक ही कैमरे का स्टैंड है। अब मेन वस्तु क्या थी? मेन वस्तु ये थी कि अपनी आवश्यकता को सीमित कर लेना। मैंने कहां पर ध्यान लगाया कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए। अब मेरे पास क्या क्या होना चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। ना समझी में मनुष्य अपनी कोई लिमिट, अपनी आवश्यकताओं की कोई लिमिट वो निर्धारित नहीं कर सकता। ये तो मेरे पास सिंपल स्टैंड है, मेरे पास ऐसा स्टैंड भी है जो अपने आप मूव करता है, उसके अंदर मोटर लगी हुई है। वो कैमरा जो है वो मेरे को स्कैन करेगा और मैं जहां जहां घूमूंगा, ये वाला जो अभी स्टैंड लगा रखा है, इस स्टैंड में खास क्या है कि इसको अगर हाथ से मुझे ऐसे घुमाना पड़ता है, ये अगर मैं इसको ऐसे फ्री मूव कर रहा तो हाथ से हो रहा है। और वो जो दूसरे स्टैंड पे जो कैमरा है वो ऐसा है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक सेंसर लग रहा है, मैं जैसे ही घूम रहा हूं वो मेरे को फॉलो अप कर रहा है। ले लिया, वो कुछ ₹1000 का था। बस ये था कि उसकी आवश्यकता का ज्ञान नहीं था और सच मानो तो उसको मैंने आज तक केवल एक ही बार ट्रायल के लिए यूज किया है, अब तक यूज भी नहीं किया, एज इट इज रखा हुआ है। ऐसे मैंने किसी के हाथ में देखा कि अभी तो कैमरा काफी अच्छे आ गए मोबाइल के। पहले क्या होता था, वो एक हैंडल आता था जिसको हम गिम्बल बोलते हैं, उसके अंदर कैमरा लगते थे। अगर उसको हम लेके भाग भी रहे हो तो पूरा ऐसे हाथ हिल रहा था। तो गिम्बल में कैमरा लगे होने के कारण वो पूरी, उसमें कोई मूवमेंट, कोई शेकी मूवमेंट नहीं आती थी, बिल्कुल फिक्स वीडियो, जैसे हमने ऐसे पकड़ के रखा, ऐसे स्टैंड में लगा के रखा, ऐसे वीडियो शूट होती थी। वो भी लेकर रख लिया, शौक शौक में 2-3 बार यूज किया होगा। तो अब यहां पर क्या समझ पा रहा हूं कि मेरी आवश्यकताएं क्या है।
आवश्यकता निर्धारित होगी तो मेरे पास जो संसाधन होंगे वो दूसरों के प्रयोग में आएंगे, और वो दूसरों के साथ किस रूप में प्रयोग आएंगे इसको भी देखना है। उपकार विधि से जब दूसरों को दिया जाएगा, किसी और के काम में आते होंगे, ले जाओ। तो इतना ही है, अगर मैं उस संपत्ति को उस समय वहां खर्च नहीं करता तो किसी अन्य जरूरी कामों में काम आती। तो बस केवल इतना है कि ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जरूरी चीज क्या है। पहले थोड़ा सा पैसा जेब में मार्केट से निकलता था, कुछ भी अच्छा लगा ले लिया। अब कम से कम इतना दिमाग में आने लगा है कि ये लेना है या लेना है, कितनी बार इसका यूज होगा, और यूज है भी या नहीं है। तो यही है कि बाबा जी अगले पैरे में क्या बता रहे हैं कि सुविधा संग्रह की जगह आवश्यकता सीमित होनी चाहिए। आधुनिक परंपरा में पढ़ने लिखने के बाद धीरे धीरे मनुष्य उत्पादन से विमुख होने लगता है और अधिक से अधिक सुविधा संग्रहण के लिए त्रसित रहता है, जबकि जागृतिपूर्वक व्यवस्था में मानवीयता पूर्ण विधि से हमारी सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती है और थोड़े साधनों में हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है। अभी बाबा जी क्या बता रहे हैं कि इस मॉडर्न एजुकेशन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मॉडर्न एजुकेशन में आगे बढ़ने से हमारे अंदर एक विशेष प्रवृत्ति आ रही है कि जो उत्पादन कार्य थे हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, बाबा जी समृद्धि के भाव में क्या बता रहे हैं कि परिवार में हर मानव अपने से अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा वस्तु का उत्पादन करेगा, तभी समृद्धि का भाव है। लेकिन वर्तमान शिक्षा में मानव जिन कार्यों के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है, यानी डॉक्टरी, इंजीनियर, वकील, पुलिस या कोई और लाइन एजुकेशन से, चाहे टीचर, तो इनमें क्या कर रहा है, इनमें आदमी उत्पादन कार्य तो कुछ नहीं कर रहा, वो केवल अपने स्किल का प्रयोग करके पैसा कमा रहा है। जब वो उत्पादन नहीं कर रहा तो अब क्या चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास जितना पैसा आता जाए, जैसे मैंने अभी बताया, मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं वस्तुओं को संग्रह किए जा रहा हूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव को सही शिक्षा नहीं मिली। अभी तक जो मानव को जो शिक्षा मिल रही है वो स्किल बेस्ड शिक्षा है। मानव को कौन सी शिक्षा चाहिए? मानवीय शिक्षा चाहिए। तो जैसे ही मानव को मानवीय शिक्षा मिलती है, मानव अपनी आवश्यकताओं को समझता है और अपनी आवश्यकताओं को समझ के अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है। क्योंकि धीरे धीरे ये बात मानव के समझ में आने लगती है कि जितनी मेरी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उन आवश्यकताओं के बढ़ने से पृथ्वी पर दबाव पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे ऊपर कितना दबाव पड़ता है, मुझे कितनी टेंशन होती है। उदाहरण के लिए दो तरह के परिवार हैं। एक ऐसा परिवार है जो हर महीने मार्केट में जाता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गेहूं, दाल, चावल, चीनी लेके आता है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा आ गया, तो वो क्या करता है, दो दो महीने का, पूरे पूरे साल का गेहूं एक साथ लेके रख लेते हैं। हमने देखा है, पहले गांव में हम करते थे कि जैसे ही गेहूं आता था मार्केट में, हम पूरा बड़ा एक लोहे की टंकी होती थी उसको भर लेते थे, और ये लगता था चलो भाई एक बार ले लिया, टेंशन खत्म, अब बार बार इसको लाने ले जाने का झंझट कौन करे। लेकिन यही जो सुविधा संग्रह का जो प्रवृत्ति थी, ये कहीं ना कहीं दुख में बदल जाती थी। वो जो गेहूं हम बड़ी टंकी में रखते थे, उसमें कभी घुन लग गया, कभी कोई कीड़ा लग गया, कभी कोई सुलसी नाम का छोटा सा जीव आता वो लग गया। तो ये जो सुविधा संग्रह मैंने किया तो अच्छाई के लिए था, लेकिन ये सुविधा संग्रह ही मेरे लिए जी का जंजाल बन जाता है, मेरी परेशानी का कारण बन जाता है। अब एक परेशानी, जब उस गेहूं में कीड़ा लगा तो ये आगे इसको साफ कैसे करिए, तो पूरा खा जाएगा, ये तो इतने पैसे का नुकसान हो गया। तब हम वहां उसमें लगे रहते हैं। तो बाबा जी इस बारे में केवल इतना ही समझा रहे हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को समझकर अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है, और आवश्यकताओं को सीमित करना केवल मानवीयतापूर्ण शिक्षा के आधार पर ही है। मानव स्वयं को समझेगा, स्वयं को, उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो उपयोगिता पूर्वकता है, उनको प्रकृति की चार अवस्थाओं के साथ उनकी तुलना करेगा, जब वो आगे बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर है? कुछ पूछना बच्चे आपको, किसी को?
अंजलि, कुछ पूछना बेटा? नो सर। ठीक है अंजलि, ये 9 से 10 का टाइम ठीक है बेटा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, ये ठीक है। सभी के लिए ठीक है? स्नेहा और शानवी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं यही टाइम लूंगा, लेकिन आज ये टाइम मेरे लिए सूट नहीं, क्योंकि मैं सुबह का निकला हुआ और लगभग शाम को 8 बजे के आसपास घर पहुंचा हूं। तो मैं पूरी तरह थका हुआ हूं, अब मुझे नींद का लटका आ रहा है, और इस नींद के लटके में मैं कुछ गलत शब्द, मतलब इसका कुछ आपको गलत ना समझा दूं, तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करूंगा बेटा। ओके सर। ठीक है ना, कल हम क्लास लेंगे। अच्छा, कल सैटरडे, कल क्लास लेनी है, छुट्टी करनी, बताओ क्या करना है? या तो ऐसा कर लेते हैं, आने वाले दिनों में कुछ शादियां हैं, तो फिर शादी में भी जाना, उस टाइम छुट्टी हम कर लेते हैं। अभी 21, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार कई शादियां हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है उन शादियों के टाइम में छुट्टी हो, आपको भी किसी को शादी वगैरह में जाना पड़ सकता है। तो कल क्लास रखे, कल और परसों, या ना रखे, बताइए, संडे को? हाँ बोलो अंजलि, बढ़िया है, बताओ बेटा। सर अगर आपको जाना है शादी में तो फिर कल और परसों रख लेते क्लास, अगर नहीं तो फिर कल और परसों ना रखें। हाँ बेटा, देखो जाना तो पड़ेगा मुझे, तो कल परसों रख ही लेते हैं। सब कंफर्टेबल है शानवी और स्नेहा? यस सर, रख लो क्लास। यस सर, रख लो। ठीक है बेटे, मैं एक इतना ही है कि समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, मेन वस्तु यही है। जितना भी ले पा रहे, हाँ जितना भी ले पा रहे हो, अब बाबा जी सारी बात उसी पे ध्यान दिला रहे हैं कि जैसे जैसे मैं समझदार होता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी आवश्यकताएं सीमित होती जाएगी। जैसे जैसे मेरी आवश्यकताएं सीमित होती जाएगी, मेरी सामान्य आकांक्षाएं और जो मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कंट्रोल्ड होती जाएगी। तो मेरे में जो ये अपनी उदारता वाली विधि थी, ये अब क्या रहेगा, मैं दूसरों के प्रति धैर्य से प्रस्तुत आने लगूंगा, और दूसरों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे बाबा जी करते थे, अपना लिए जो जरूरी था वो था ही, जो भी कुछ उनके पास एक्स्ट्रा उगता था वो सब दूसरों के लिए लगा देते थे। तो इस पे अगर एक बार हम ये समझ ले कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, तो अगर आप चाहे तो मैं अभी आपको एक टास्क दे सकता हूं। अभी सर्दी आने वाली है, तो हम ये डिसाइड करें कि मुझे कितने गर्म कपड़ों की जरूरत है और मेरे पास कितने गर्म कपड़े हैं, और फिर दोनों को देख के ये लगाए क्या इस साल मुझे किसी गर्म कपड़े की जरूरत है। तो मेरी सामान्य आकांक्षा और मेरी महत्वाकांक्षा दोनों को, एक तो मेरे रेगुलर घर पे पहनने वाले कपड़े, या फिर शादी ब्याह में मुझे कहीं जाना है, तो क्या मुझे उसके लिए कुछ अलग से कपड़े खरीदने की जरूरत है, या जो मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं मैं उनसे काम चला सकता हूं। कंजूसी अलग चीज है, समझदारी के साथ अपनी जरूरतों को समझकर जरूरतों को कम करना, ये मेरी समझ का प्रमाण है। क्योंकि इतना समझना पड़ेगा कि जितनी वस्तु का मैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग करूंगा, उतना ही ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होना अनिवार्य होना, मतलब लाजमी है, वो तो होगा ही। मैं जितने ज्यादा वस्तु का उपयोग करता हूं उतने ही प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। मैं एक बार प्राकृतिक संसाधन नष्ट भी ना सोचूं, तो मैं ये देख पाऊं कि मेरी आवश्यकताएं सीमित हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको हम, आप करके देखिए, कल इस पर हम बात करेंगे क्लास के आरंभ में ही। और अभी जो हमने किया है वो पेज नंबर मेरे ख्याल से 159 तक हमने कर लिया है। देख लो कहाँ तक हुआ है ये। हाँ, हम पेज नंबर 159 का जो दूसरा पैरा है, तीसरा पैरा, उससे शुरू करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए पेज नंबर 159। तो कल तक के लिए गुड नाइट। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस पठन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।